आज हम बात कर रहे हैं फेसबुक पे आपने थ्रू योर ऑर्गेनिक एफर्ट्स किस तरह से हम ट्रैफिक को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये जो ट्रैफिक इंक्रीज़ है फेसबुक पे, हम उसके बारे में ये सारी डिस्कशंस करेंगे। अब आम तौर पर ट्रैफिक इंक्रीज़ करने के लिए ऑब्वियसली यू हैव टू ऑफ़र समथिंग टू द ऑडियंस। हमेशा ऑफ़र, दिस इज़ बिज़नेस। आप कुछ ऑफ़र करेंगे तो ही ऑडियंस आएगी आपके पास। अब आप किस तरह की सर्विसेज जो है वो ऑफ़र कर सकते हैं। हम फ़िलहाल फेसबुक के हवाले से कर रहे हैं, दूसरे मीडियम्स को भी हम डिस्कस करेंगे, इंस्टा एंड अदर, गूगल एड्स एट्सेट्रा, लेकिन अभी हम फेसबुक पे फोकस करेंगे क्योंकि फ़ेसबुक जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों का फेसबुक है। तकरीबन हमारा जो है ये 3 बिलियन लोगों के पास फेसबुक के अकाउंट्स हैं। तो हम 3 तरह से सर्विसेज ऑफ़र कर सकते हैं जब हम फेसबुक पे लोगों को ऑफ़र कर रहे हैं। एक तो ये है कि आप कंटेंट क्रिएटर हैं, ठीक है, मतलब आपकी तरफ से मैं कर रहा हूँ कि कौन पर्सन हो सकता है जो फेसबुक पे काम कर सकता है। एक बंदा तो ये है वो कंटेंट क्रिएट करता है, यू आर अ पेंटर, यू आर अ ड्रेस डिज़ाइनर, यू आर अ राइटर, यू आर सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर, जो भी आप कर रहे हैं, आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं, तब आप इस तरह का काम कर सकते हैं। सेकंड ये है कि आप किसी के लिए ब्रांडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो हम फ़िलहाल किसी ब्रांडिंग की बात नहीं कर रहे, हम किसी कंटेंट क्रिएटर की बात नहीं कर रहे, क्योंकि वो एक चीज़ ही अलग है। हम बात कर रहे हैं कि आप किस तरह से एक फ्रीलांस प्रोडक्ट सेलर बन सकते हैं, जो कि खुद में एक ब्रांड बनना होता है। आई वॉन्ट यू टू बिकम अ ब्रांड इन योर सेल्फ, ठीक है। आप किसी ब्रांड के लिए काम नहीं कर रहे, आप एक फ्रीलांस इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड, आप सही मायनों में एक फ्रीलांसर बन जाएंगे। इसलिए हम ऑर्गेनिक एफर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, ऑर्गेनिक एफर्ट के अलावा दूसरा तरीका होता है जी, आप कर लें उसको, आप एड्स दे लेते हैं फेसबुक को पे करके, तो आप एडवर्टीजमेंट्स चलवाते हैं टारगेट ऑडियंस तक, लेकिन ये है विदाउट पेमेंट, आपने इसमें नहीं इन्वेस्ट करना फ़िलहाल, ठीक है जी। तो हम बात कर रहे हैं फ्रीलांस प्रोडक्ट सेलर आप बन जाएंगे, फ्रीलांस प्रोडक्ट सेलर, ठीक है, विच इन इट सेल्फ इज़ बीइंग अ ब्रांड, यू विल हैव द फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस। Now we move to why this, why not, other roles on Facebook. Why I have chosen for you to become a freelance product seller. देखिए, पहली बात इसमें ये है कि आपको इसके लिए किसी भी स्पेशल टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक स्पेसिफिक आवर्स की ज़रूरत नहीं है, एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आवर्स या ड्यूरेशन, आवर्स से मुराद ये है जी कि आपने जी सुबह 9 बजे से 5 तक काम करना है, ये फ़िक्स नहीं है। इसमें आप जब दिल करे आप काम कर सकते हैं। दूसरी बात इसमें ये है कि ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपने जी 8 घंटे ही काम करना है, आप इसमें 8 मिनट भी काम कर सकते हैं, इट्स ऑन योर ओन, ठीक है। यही तो इंडिपेंडेंस है ना, दिस इज़ फ्रीलांसिंग। अब दूसरी बात इसमें ये है, इसलिए मैंने आपको इंडिपेंडेंट फ्रीलांसर बनाने का मशवरा दिया कि इसमें फ़ाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं है, नो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। आप, ये नहीं है कि आप जी पहले 10,000 इन्वेस्ट करें, फिर इसमें ये होगा, पहले आप इतने इन्वेस्ट करें, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ज़ीरो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है और आप उससे काम कर सकते हैं। नंबर 3 ये है कि इसमें सेलिंग में फ़ास्ट कैश होता है, इसमें आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। लाइक वी हैव टू, आई एम अ कंटेंट क्रिएटर और मुझे बहुत अरसा इंतज़ार करना पड़ता है, आई हैव एन आइडिया, आई हैव टू नर्चर दैट आइडिया।
उसके बाद उसको हमने प्रॉपर मीडियम देखना है, किस मीडियम में इस आइडिया को एक्सप्रेस करना है, फिर उस पर होमवर्क एंड फिनिशिंग एंड एट्सेट्रा। तो इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू प्रिपेयर अ प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन ये जो आपके पास जो काम है ये क्विक है, प्रोडक्ट्स दूसरों की होंगी, आपने उस प्रोडक्ट को सेल करना है, आपने बैंक एक दफ़ा बनाना है, यानी कि क्विक कैश है इसमें, ठीक है। रेडीमेड प्रोडक्ट है आपके पास, सेल करो पैसे कमाओ, सेल करो पैसे, क्विक कैश, ठीक है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो अब नंबर 4 ये है कि अबंडेंट कैश, बहुत ज़्यादा कैश, इसमें लिमिटलेस ये कैश होता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो आप देखें तो पैसा भी इसी बिज़नेस में है, सेलिंग में, सेल्स में। आप बैंक्स में देख लें क्या होता है कि जो लड़के मार्केटिंग कर रहे होते हैं उन मार्केटर्स को उठा के तो मैनेजर्स बनाया जाता है। मार्केटर जब यहाँ बैंक में इंटर्नशिप पे आता है तो वो सबसे कम सैलरी पे आता है और सबसे रैंक में भी उसको लोअर समझा जाता है, बिकॉज अदर क्लर्क्स जो टाई शाई लगा के बैठे होते हैं एयर कंडीशन रूम्स में, उन्हें बाहर जाके बैंक अकाउंट्स नहीं लेके आने होते, उन्होंने बैंक की सेल नहीं करनी होती। लेकिन वो लड़के जो सारा दिन बाइक्स पे घूमते हैं वो बैंक को सेल देते हैं, करोड़ों रुपए की सेल देते हैं। और बैंक उनकी परफॉर्मेंस, क्योंकि जो अंदर बैठे हुए हैं वो तो लाइबिलिटी है ना, उन्होंने तो सुबह 9 to 5 काम करना है, जो कोई आ गया उसके अकाउंट्स को देख लिया, ऐसा ही है। लेकिन उनको बैंक को बिज़नेस कौन लेके दे रहा है, जो सेल्स वाले हैं। और मैनेजर भी वो सेल्स वाले को बिठाते हैं, वो क्लर्क को मैनेजर नहीं बनाएंगे, क्योंकि मैनेजर को टारगेट मिलना होता है, जी इतने करोड़ आपने इस मंथ में हमारी सेल करनी है, इतने करोड़ के अकाउंट्स लेके आओ। बात समझ रहे हैं आप? सेल्स में ज़्यादा पैसा होता है, सेल्स में कमीशन भी होता है, सेल्स में बेसिक सैलरी भी होती है। तो इंस्टेंट कैश, और नंबर 4 मैंने बताया कि अबंडेंट कैश। मेन जो बिजनेस वाला बंदा है वो इतने पैसे नहीं कमाता जितने उसका सेलर पैसे कमाता है, ठीक है जी। उसके बाद नंबर 5 ये है कि इसलिए भी मैंने आपको ये मशवरा दिया कि इसके लिए कोई स्पेशल आपको एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है कि जी हमें कोई कंप्यूटर हो हमारे पास तो ही हम कर पाएंगे, या हमें किसी ख़ास किस्म का जो है वो कोई डिवाइस चाहिए होगी इसके लिए। नो, आपका जो अपना स्मार्टफोन है वो सिंपल, आप उसके साथ काम कर सकते हैं। नंबर 6 ये है कि इसके लिए कोई लैंग्वेज एक्सपर्टीज़ होना ज़रूरी नहीं है कि उर्दू में बहुत महारत हो, इंग्लिश में बहुत महारत हो, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। आप एक एवरेज पर्सन हैं, आप एवरेज हेलो हाय कर सकते हैं तो आप ये काम कर लेंगे। मैट्रिक पास पर्सन भी इसको कर सकता है, तो कोई स्पेशल इसके लिए एक्सपर्टीज़ नहीं चाहिए। नंबर 7 ये है कि कोई इसके लिए ख़ास आपको इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत नहीं है। एक होता है कि टैलेंट होना ज़रूरी है, जी मुझ में ये टैलेंट नहीं है, मुझ में फ़लाँ टैलेंट है, वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ टैलेंटेड, जैसे पेंटर्स हैं आमतौर पे एसोशिएट किया जाता है कि सिर्फ जी पेंटिंग के लिए ख़ास टैलेंट होना चाहिए, कोई साइंस का काम करना है उसके लिए ख़ास टैलेंट होना चाहिए, पोइट बनना है ख़ास चीज़, तो इसके लिए ऐसा कुछ ख़ास नहीं चाहिए। एनीबॉडी कैन डू दैट एंड एवरीबॉडी कैन डू दैट, ठीक है जी। तो ये हमारी, और 8वीं चीज़ जैसे मैंने बताया कि इसके लिए कोई आपको जो है स्पेशल जो है वो ज़रूरत नहीं है रिक्वायरमेंट्स की, ठीक है। कोई ऐसी रिक्वायरमेंट्स भी नहीं है कि जी हमें बहुत ज़्यादा कुछ एबिलिटीज़ होनी चाहिए ना, सिंपल, ठीक है। सो ये 8 चीज़ों की वजह से मैंने आपके लिए ये जो है वो सिलेक्ट किया कि आपको मैं ये सिखाऊंगा कि वाई यू वांट टू बिकम एन इंडिपेंडेंट फ्रीलांस प्रोडक्ट सेलर। 8 चीज़ें मैं जल्दी रिपीट करता हूँ। एक तो टाइम आपके लिए ख़ास नहीं चाहिए इसके लिए कि फ़िक्स्ड टाइम लिमिट है, ड्यूरेशन है, जी आपने 8 घंटे ही रोज़ाना करना है, या फिक्स्ड आपके पास आवर्स नहीं है इसके लिए। फिर इसमें यह है कि फ़ाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप बग़ैर किसी 1 रुपया लगाए भी इस पे काम कर सकते हैं। फिर फास्ट कैश है, इसमें पैसे जल्दी कमा सकते हैं। फिर मैंने क्या बताया कि अबंडेंट कैश है, बहुत ज़्यादा पैसे हैं, उसमें लिमिट नहीं है कि आप एक ख़ास हद तक जा सकते हैं। जैसे बहुत सारे शोबों में लिमिट्स होती हैं, लेकिन सेल्स वाहद डिपार्टमेंट है जहाँ पे कोई लिमिट नहीं है,
जितना मर्ज़ी पैसा आप कमा सकते हैं। हर डिपार्टमेंट में देखें लिमिट है ना, इसमें लिमिट नहीं है। फिर इसमें कंप्यूटर एक्सपर्टीज़ नहीं है, लैंग्वेज एक्सपर्टीज़ नहीं चाहिए आपको, और ख़ास किस्म की कोई जहानत या टैलेंट नहीं चाहिए, और कोई इसके अलावा रिक्वायरमेंट्स जो हैं ख़ास नहीं चाहिए। तो ये है कि वाई यू शुड बिकम एन इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट सेलर, बिकम अ ब्रांड ऑन योर ओन। अच्छा, एक ये बात है कि इंडिपेंडेंट सेलर के बाद मैंने ये क्यों किया कि आप इंडिपेंडेंट क्यों बने। ठीक है, सेलर का तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि आप सेलर क्यों बनेंगे, सेलिंग में पैसा है, वो सारी बातें। अब इंडिपेंडेंट सेलर क्यों? आप एसोसिएटेड सेलर भी तो बन सकते हैं, किसी कंपनी के मतलब अंडर भी तो जॉब कर सकते हैं आप। लेकिन जब जॉब करेंगे तो फिर वही इश्यूज़ होंगे, जॉब की सैलरीज होंगी, जॉब की लिमिटेशंस होंगी, जॉब के टारगेट्स होंगे अलग तरह से। तो इंडिपेंडेंस या फ्रीडम की मैं बात इसलिए करता हूँ कि पहली बात यह है कि इसमें इनकम ज़्यादा होती है, लिमिटलेस इनकम है। इंडिपेंडेंस है ना आपको, अगर आप एसोसिएटेड होंगे तो आपको मिलेगा कि जी इतना टाइम और इतना क्लाइंट्स और ये सब कुछ आना है, लेकिन इसमें यह है कि आपके पास मर्ज़ी है। दूसरी बात यह है कि फ्रीडम ऑफ वर्क है, आप अपनी टाइप का वर्क, आप अपनी मर्ज़ी से आवर्स और अपनी मर्ज़ी का जो मोड है उसको फैशन कर सकते हैं आप। ठीक है, फिर फ्रीडम ऑफ टाइम है, जॉब करेंगे तो वो होगा जी कि आपने 8 घंटे पहले लॉग इन करना है, फिर लॉग आउट करना है, बात समझ रहे हैं आप। फिर इसमें एक और चीज़ ये है कि आपके पास कॉन्फिडेंस होता है। अगर आप जो है इंडिपेंडेंट अपना काम कर रहे हो, यू आर अ फ्रीलांसर और इंडिपेंडेंट फ्रीलांसर है, तो क्या करेंगे? वैसे तो फ्रीलांसर होता ही इंडिपेंडेंट है, तो आप क्या करेंगे कि आप जो है कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। जॉब में उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, आप खुद एक ब्रांड है तो यू आर कॉन्फिडेंट। फिर ये है कि आप इसमें एक ब्रांड की सूरत जो है वो आपकी वर्थ बनती जाएगी। जो जो आप काम करते जा रहे हैं, आप एक एसेट, खुद एक एसेट बनते जा रहे हैं, बात समझ रहे हैं। आप एक कंपनी बनते जाएंगे, आपका अकाउंट एक कंपनी होगा जो वक्त के साथ साथ उसकी वर्थ बढ़ती जाएगी। आपको पता है बहुत सारे लोग अकाउंट्स भी सेल करते हैं, अगर उनका अकाउंट अच्छा है तो वो अकाउंट सेल कर दिया, उस पर ऑडियंस बनाई, फिर सेल कर दिया, फिर ऑडियंस बनाई, फिर सेल कर दिया। तो ये था इंडिपेंडेंस का। अब इसमें एक ये बात है कि हमारे साथ आप एसोसिएटेड जो आपकी जो फ्रीलांसिंग है वो क्यों करें, आप हमारे साथ क्यों करें, आप खुद क्यों नहीं कर सकते? देखें, पहली बात ये है कि जब बात आती है खुद से करने की तो उसमें एक प्रॉब्लम है, खुद से आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगी। ऐसे ही खुद से आपको जो है ट्रस्ट नहीं मिलेगा लोगों का। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, टाइम बहुत चाहिए आपको, बात समझ रहे हैं आप। पहले अपना बैंक अकाउंट बनाएंगे, ये बैंक जो मैं बता रहा हूँ, फिर आप उसमें बिल्ड करेंगे, फिर लोगों के साथ एसोसिएट होंगे, अपनी मार्केटिंग करेंगे आप लोगों के साथ कि भी हमें ऑर्डर दें, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन ये है कि जब आप हमारे साथ एसोसिएट होते हैं तो उसमें आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, जिसमें ये है एक तो बेनिफिट ये होगा कि फ्रीलांसिंग बेसिकली होता भी यही है कि यू एसोसिएट योर सेल्फ विद पीपल। मतलब आपको एक इंडिपेंडेंस होती है, काम की सारी इंडिपेंडेंस है, लेकिन आप टास्क लेते हो लोगों से, उनका टास्क कर दिया, यू आर अ फ्रीलांसर। फ्रीलांसर ये नहीं होता है कि आप खुद ही सारा कुछ करते जाएंगे, उसमें फ्रीलांसिंग नहीं। फ्रीलांसिंग होती ये है कि आप अपनी सर्विसेज सबके लिए आपकी ओपन है, मुख्तलिफ लोग आपको सर्विस करने के लिए देते हैं, आप उनका काम करते हैं, आप चार्ज करते हैं, दैट्स इट। ये फ्रीलांसर होता है। ठीक है, तो इसमें ये होगा कि अगर आप विजन हॉक्स के साथ एसोसिएट करते हैं तो उसमें पहली बात ये है कि हम लोग आपके लिए इजी बना देंगे इसको। आपको किसी भी इंस्ट्रक्शन की या जो ट्रबल्स आ रही हैं, हम आपको साथ साथ आपकी जो स्किल्स हैं
वो आपको साथ साथ देते जाएंगे। मसलन आपको खुद से मार्केट ट्रेंड्स को रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मार्केट रिसर्च हम आपके लिए कर रहे हैं। ये बज़ाहिर तो बाहर लगता है करना कि भाई अच्छा ये हम खुद कर लेंगे, लेकिन ये है कि जब आप एक्चुअली इसको करेंगे, यू कैन मेक एन एक्सपेरिमेंट, खुद कर सकते हैं आप, लेकिन जब करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई मार्केट रिसर्च जो है वो एक कितना मुश्किल काम है। फिर आप लोगों की जो रिसर्च है, बिज़नेस रिसर्च है, मार्केट रिसर्च है, प्रोडक्ट रिसर्च है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप उन सारी चीज़ों को करने से बच जाएंगे। वो सब कुछ हम करेंगे, हम आपके लिए सब कुछ रेडीमेड रखेंगे जी, आपका काम इजी हो जाएगा टेक्निकली। ठीक है। उसके बाद दूसरा बेनिफिट हमारे साथ ये काम करना है कि ये काम आपका क्विक हो जाएगा। ठीक है, टारगेटेड होगा जी, ये करना है, इट्स क्विक। ठीक, व्हेन यू आर एसोसिएटेड विद अस। फिर उसके बाद ये है कि आपके लिए वी ब्रिंग बिजनेस फॉर यू, यू डोंट हैव टू गो आउट एंड लुक फॉर बिजनेस। लोग ठेकेदारों के साथ क्यों मज़दूर काम करते हैं कि उन्हें ये फ़िक्र नहीं होती मज़दूरों को कि हमें आज की मज़दूरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, आज हमें रोज़गार मिलेगा या नहीं मिलेगा। जब आप किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम कर रहे हो तो कॉन्ट्रैक्टर की ज़िम्मेदारी होती है कि भाई इनको मैं काम कॉन्ट्रैक्टर ने लेना होता है, यानी उनकी दिहाड़ी नहीं, जिसको आप कहते हैं ना, दिहाड़ी नहीं मारी जाती, मतलब वो 30 दिन ही उनको मज़दूरी मिलती रहती है। उन्हें ये फ़िक्र नहीं होता कि हमें कल का रोज़गार कहाँ से आएगा। तो ठेकेदार जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसने उनके लिए रोज़ी रोटी लेके काम उसने उनको ढूंढ के देना होता है। ठीक है, लेकिन अगर इंडिपेंडेंट है कोई मज़दूर तो वो अक्सर मैंने देखा है कि हफ्ते में 1-2 दिन, या अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि जिनको काम नहीं मिलता, दे आर अनश्योर कि आज काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये आपको जो है वो आज़ादी मिलेगी जब आप हमारे साथ विजन हॉक्स के साथ जो है वो एसोशिएट होके तो काम करते हैं। आपको मैं रिपीट करता हूँ, एक तो ये है कि आपके लिए इजी काम होगा, रिसर्चेस वगैरह आपका, यानी बर्डन कम होगा। नंबर 2 ये है कि आपके लिए काम क्विक हो जाएगा, जल्दी तेज़ी से आप काम कर सकेंगे, ग्रोथ आपकी फास्टर रेट पे हो जाएगी। और नंबर आपको मैंने 3 क्या बताया है कि हम आपके लिए बिज़नेस लेके आएंगे, आपको बिज़नेस लाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं अब कि ये काम करने के लिए आपको जो टूल्स हैं, यानी टूल सेट क्या चाहिए। ठीक है, जो आपके पास अवेलेबल, जैसे टूल किट होती है, तो वो टूल सेट क्या होना चाहिए। एक डिवाइस होनी चाहिए जिस पे आप फेसबुक को जो है वो रन कर सकें, चाहे वो कंप्यूटर है, लैपटॉप है या आपका फ़ोन है। दूसरी चीज़, आपके पास एक पैकेज होना चाहिए जो फेसबुक को चलाता रहे, और तीसरी चीज़ जो है वो आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, ये 3 चीज़ें अगर आपके पास हैं तो फिर आप उसको काम को स्टार्ट कर सकते हैं। अब दूसरी बात इस रिक्वायरमेंट्स के बारे में कि रिक्वायर्ड स्किल सेट क्या होना चाहिए, मतलब कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो आम सी हम बात कर रहे थे, क्योंकि मैं पहले ज़िक्र कर चुका हूँ कि कोई स्पेशल नहीं चाहिए, लेकिन एक सेट ऑफ स्किल्स होता है ना कोई काम करने के लिए। जैसे एक चाय बनाना कोई इतना ख़ास काम नहीं है कि चाय बनाने के लिए कोई बहुत महारत चाहिए, लेकिन आम सी भी चीज़ें अगर हैं तो उसके लिए चीनी और पत्ती और पानी और वो चूल्हा गैस वगैरह वो तो ज़रूरी है ना। इसी तरह की हम कर रहे हैं। एक तो ये है कि आपके स्किल सेट में आपको कस्टमर साइकोलॉजी का पता होना चाहिए। कस्टमर साइकोलॉजी क्या है, कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर क्या सोचता है, कस्टमर कैसे ग्रो करता है। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? ये प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट कस्टमर की ख्वाहिश को पूरा करने वाली प्रोडक्ट है, कस्टमर की ज़रूरत को पूरा करने वाली प्रोडक्ट है। वो तो हम फिर डिसाइड करेंगे ना कि कस्टमर की ज़रूरत वाली चीज़ है तो उसको हमने कैसे सेल करना है। कस्टमर की डिज़ायर वाली, जैसे अगर देखें तो स्मार्टफ़ोन हमारे पास जितने भी हैं उनसे हमारा गुजारा हो रहा है इस वक्त, बट हम उससे बेटर एक स्मार्टफ़ोन लेना चाहते हैं। क्यों? वो हमारी ज़रूरत नहीं है, वो हमारी ख्वाहिश है, लग्जरी है। तो लग्जरी वाली प्रोडक्ट जो हैं वो हमने कैसे कस्टमर्स को सेल करनी है, या
वो हम बाद में, लेकिन कस्टमर की साइकोलॉजी को समझना ज़रूरी है आपको। बात समझ रहे हैं ना? 3 लाख वाला फ़ोन जो है वो 30,000 वाले सैलरी में जो लोग काम कर रहे हैं वो तो नहीं परचेज़ करेंगे। बात समझ रहे हैं ना आप? तो आपने कस्टमर की साइकोलॉजी को देखना है, लेकिन उनकी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, उनकी ज़रूरतें हैं। फिर कस्टमर के बिहेवियर को समझना होता है हमने, कि कस्टमर जो है वो किस तरह से किसी प्रोडक्ट के बारे में बिहेव करता है। बात समझ रहे हैं आप? तो ये मैं चीज़ें भी डिटेल में आपको सिखाऊंगा कि कस्टमर बिहेवियर जो है वो कैसे हमने स्टडी करना है, बल्कि हम ही स्टडी करके आपको देंगे ये सब चीज़ें आपके लिए हम, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज तो देना है ना, ताकि आप खुद भी कनेक्ट कर सकें। उसके बाद ये है कि एक और चीज़, आपको अपनी ऑडियंस के साथ एंगेज रहना पड़ता है। जो आपकी ऑडियंस बन गई हुई है, जो लोग आपके फ्रेंड्स हैं या जो आपके कस्टमर्स हैं, आपको उनके साथ एंगेज होना पड़ेगा, उनके साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, उनके साथ कनेक्शन रखना पड़ेगा। वो हम बताएंगे कैसे आपको, लेकिन ये एक जो है वो ज़रूरी बात है। तीसरी ज़रूरी बात है, ये स्किल सेट है, मतलब तीसरी स्किल। ठीक है, इसके लिए देखें ख़ास कोई लैंग्वेज एक्सपर्ट नहीं, हेलो हाय जस्ट एक आपका होना चाहिए। वो मैं हेलो हाय से मुराद ये नहीं है, मैंने अभी बताया कि आप उनके साथ पर्सनल चैट रूम्स शुरू कर दें, बट आई टेल यू अबाउट द प्रोडक्ट। ठीक है, मैं बताऊंगा, प्रोडक्ट के थ्रू ही हमने करना है, जस्ट टू स्टे इन देयर माइंड्स, हमने उनके माइंड्स में रहना होता है। नंबर 4 हमारी बात ये है जो रिक्वायर्ड है, वो ये है कि आप में नए लोगों तक पहुंचने की एबिलिटी होनी चाहिए, टू रीच न्यू पीपल। उन लोगों को इनबॉक्स करना है, हमने नए लोगों से बात करनी है विदाउट हेजिटेशन। तो नए लोगों, ऑब्वियसली सेल्स है, तो सेल्स में तो नए लोगों तक पहुंचना है ना आपने। सड़क पे पता है रोक के लोग कहते हैं जी ये हमने काम शुरू किया जी, आप ये ले लें, ये ट्राई करें हमारी प्रोडक्ट, ये सर्फ ख़रीद लें, ये ब्रेड ख़रीद लें। तो अगर हेजिटेंट होंगे तो फिर नए लोगों तक तो नहीं पहुंचेंगे। सो यू हैव टू बी ब्रेव अबाउट दैट, यू शुड रीच न्यू पीपल। तो ये 4 चीज़ें, आई रिपीट, जो रिक्वायर्ड स्किल सेट है उसमें नंबर 1 आपको कस्टमर साइकोलॉजी का पता होना चाहिए, नंबर 2 कस्टमर के बिहेवियर का पता होना चाहिए, नंबर 3 आपको ऑडियंस के साथ एंगेज रहने की स्किल होनी चाहिए। जो एग्जिस्टिंग ऑडियंस है उसको तो नहीं भगाना ना, वो आपका एसेट है, उसको किसी ना किसी तरह यू हैव टू स्टे इन देयर माइंड्स। फिर नंबर 4 ये है कि नए लोगों से रब्ता करना है आपने, ताकि आपकी ऑडियंस बढ़े, आपके अकाउंट की वर्थ बढ़े। लोगों के अकाउंट्स में पैसे होते हैं, बैंक अकाउंट में देखें पैसे होते हैं तो बैंक अकाउंट ज़्यादा वैल्यू हो जाती है ना, उसकी वर्थ ज़्यादा हो जाती है। जितने ज़्यादा पैसे होंगे अकाउंट उतना ज़्यादा बड़ा होगा, उतना ज़्यादा हैवी होगा। इसी तरह आपके पास जितने ज़्यादा कस्टमर्स होंगे आपके अकाउंट में, जितनी ज़्यादा ऑडियंस होगी आपकी, वो उतना ज़्यादा वैल्यूएबल है। बात समझ रहे हैं आप? ओके, लेट्स मूव अहेड। अब हमारी जो तीसरी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके एसेट्स क्या होने चाहिए। जब आपको बिज़नेस शुरू करते हैं तो आम तौर पर उसके लिए पैसा होना चाहिए, जैसे एसेट्स या कैपिटल को हम यहाँ बात कर रहे हैं कि आप जी इतने करोड़ फलां की इन्वेस्टमेंट है, इतने लाख या इतने हज़ार रुपया होगा तो मैं बिज़नेस स्टार्ट कर पाऊँगा। ठीक है, अब आप एक फ्रीलांस फेसबुक प्रोडक्ट सेलर बनना चाह रहे हैं, तो फ्रीलांस फेसबुक प्रोडक्ट सेलर बनने के लिए आपके एसेट्स क्या होने चाहिए कि यार ये मेरा बैंक है, ये मेरे पास चीज़ें हैं, ये होंगी तो मैं, यानी एक बेस आपके पास क्या होनी चाहिए प्रोडक्ट सेलिंग के लिए। सबसे पहली बात तो ये है कि आपके पास जो है कंपनी का नॉलेज होना चाहिए। जिस कंपनी की आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं आपको उस कंपनी का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अगर देखें आपको कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता तो आपके पास नॉलेज नहीं आएगा। बात समझ रहे हैं? कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मसलन आप कोका कोला कंपनी की कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, से रानी जूस आप सेल करते हैं, लोगों को
नहीं पता रानी जूस क्या है गांव में, और लोग इतना मेहनत भी नहीं करते कि ऊपर से पढ़ें कि ये किस कंपनी की प्रोडक्ट है। अब इतने ज़्यादा मार्केट में जूस हैं, गर्मियों में बहुत ज़्यादा नई कंपनीज शुरू होती हैं हर साल, लेकिन आपको कौन सी चीज़ फोर्स करेगी या आपको बाकी सेलर्स में से ज़्यादा कॉन्फिडेंट कौन सी चीज़ बनाएगी और आपकी ज़्यादा सेल कैसे होगी? अगर कंपनी की वर्थ का आपको पता है कि कंपनी क्या है। जैसे कोक की आप जब नाम लेंगे तो वो दुनिया की सबसे बड़ी बेवरेजेस में कंपनी है, क्योंकि तकरीबन 3,500 से ज़्यादा उनकी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, 3,500 दिन जो हैं वो कितने आते हैं, कितने सालों में आते हैं? 10 साल में। ऐसे ही है ना। एक साल में जितने दिन हैं अगर आप उस पर तकसीम करें 3,500 को, तो अराउंड 10 ईयर्स चाहिए आपको। अगर आज आप कोक की एक प्रोडक्ट पीते हैं, आज कोका कोला आपने ट्राई किया, कल उनकी कोई और जूस ट्राई करते हैं, तीसरे दिन कुछ और एवरी डे अगर आप 10 साल तक रोज़ाना कोक की एक प्रोडक्ट पिए, तो आज आपने कोक पी थी, 10 साल बाद कोक की बारी आएगी। इतनी प्रोडक्ट्स हैं कोक के। तो ये कॉन्फिडेंस आप में तब आएगा अगर आपको कंपनी का पता है कि आपकी कंपनी जो है वो क्या है। ठीक है, फिर दूसरी बात, प्रोडक्ट सेलिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि आपको कंपनी के टारगेट का पता होना चाहिए कि कंपनी क्या चाह रही है। भाई, कंपनी का गोल क्या है? मसलन कंपनी ये चाहती है कि हम लाहौर जाएं और आप इस्लामाबाद के रूट पे हैं, तो आप कंपनी के साथ कैसे चलेंगे? आप टारगेट्स कैसे अचीव करेंगे? तो आपको कंपनी के टारगेट का पता होना चाहिए, कंपनी का एम क्या है, कंपनी का मिशन क्या है। ठीक है। नंबर 3 जो है वो आपको प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। जो भी आपने सेल करना है, आप एक कोर्स सेल करना चाह रहे हो, आप एक जो है वो पेयर ऑफ शूज़ सेल करना है, आप जो है एक सूट अनस्टिच्ड सेल करना है, लेदर की कोई प्रोडक्ट है, आपको जब तक प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं होगा तब तक आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। बेशक ऑडियंस को आप नहीं बता रहे, सबको नहीं आप चीज़ें बता रहे कि भाई इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, लेकिन कॉन्फिडेंस आप में तभी आएगा जब आप दुनिया की बेहतरीन प्रोडक्ट भी सेल करें। आप मर्सिडीज़ बेंज को भी नहीं सेल कर सकेंगे। बात समझ रहे हैं? अगर आप प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानते, और अगर प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं तो फिर आपके लिए जो है वो ₹1 की प्रोडक्ट भी सेल करना कोई ऐसा इशू नहीं है। प्रोडक्ट नॉलेज, कंपनी का नॉलेज, प्रोडक्ट का नॉलेज और कंपनी का टारगेट, ये 3 चीज़ें हैं आपको पता होना चाहिए जो आपके पास हैं। प्रोडक्ट सेलिंग से पहले मैं बता रहा हूँ, ये 3 चीज़ें कलेक्ट करें। उसके बाद चौथी चीज़ आपने कलेक्ट करनी है टारगेट मार्केट, कि हमारी टारगेट मार्केट क्या है। बात समझ रहे हैं आप? टारगेट मार्केट। अब टारगेट मार्केट क्या है? आपको पता है कि एक मार्केट है, जैसे हमारी मार्केट अगर है तो हमारी मार्केट में आपको पता होना चाहिए कि हमारी मार्केट की जो कार्स हैं, हमारे यहाँ ज़्यादा कार्स जो हैं वो कौन सी अवेलेबल हैं। यूज्ड और नई वाली कार्स में आप देखेंगे तो टोटल हमारी जो सेल हो रही है यहाँ 5 लाख से 20 लाख तक मैक्सिमम जो है वो हमारी ज़्यादा सेल है। ऐसे ही है। और हमारी जो 20 से 30 लाख वाली है वो उससे कम सेल है, और 30 से 50 लाख वाली कार्स की सेल उससे भी कम है। ठीक है जी। तो जो कार परचेज़ कर रहे हैं वो 50 से ऊपर वाली सेल तो ना होने के बराबर है हमारे एरिया में। तो आपको प्रोडक्ट की मार्केट का पता होना चाहिए कि ये मार्केट हमारी कहाँ सेल होगी। अगर आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स सेल कर रहे हैं तो वो आप डिफेंस में क्यों सेल करेंगे? वहाँ कोई नहीं परचेज़ करेगा आपसे, मॉडल टाउन में कोई परचेज़ नहीं करेगा। आपको सिंपल विलेजर्स के पास जाना पड़ेगा जहाँ पे ज़रूरत है। यानी टारगेट मार्केट का पता होना चाहिए। आप एक उर्दू हिंदी का कोर्स सेल कर रहे हैं तो वो आप यूरोप में कैसे सेल करेंगे या अमेरिका में कैसे सेल करेंगे? आप नहीं सेल कर सकेंगे आप। बात समझ रहे हैं ना आप? जी।
अरमानी को आपने कुछ उसकी प्रोडक्ट सेल करनी है तो वो यहाँ क्यों सेल करेंगे? अरमानी प्रोडक्ट्स आपसे यूरोप में कुछ लोग लेंगे, दुबई में कुछ लोग लेंगे जिनके पास पैसा है। बात समझ रहे हैं आप? हाँ, आपसे जो है वो 3-4 मिलियन का जो सूट है वो कौन ख़रीदेगा? इंडियन रुपीज़ में 3-4 मिलियन और पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 10 मिलियन का सूट है। सो आपको अपनी टारगेट मार्केट का पता होना चाहिए कि कहाँ पे ये मैंने सेल करना है। उसके बाद हम आते हैं टारगेट ऑडियंस का पता होना चाहिए आपको कि अब टारगेट मार्केट तो हो गई कि जी ये एरिया मेरा टारगेट मार्केट है, एक कंट्री है या एक रीजन है, ये मेरा टारगेट मार्केट है। अब टारगेट मार्केट का पता चल गया, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि मेरी टारगेट ऑडियंस कौन है। ये प्रोडक्ट मेरी जो है वो किस एज के लोग ख़रीदेंगे, यानी टारगेट ऑडियंस में एज कितनी होगी लोगों की, फिर इंटरेस्ट क्या है लोगों के। ठीक है, एज का पता होना ज़रूरी है कि मैंने कौन सी एज के लोगों को ये सेल करना है। ठीक है, टीनेजर्स ये प्रोडक्ट ख़रीदेंगे या मैच्योर लोग ख़रीदेंगे, आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको ज्योग्राफी का पता होना चाहिए। देखें, जब आपको ज्योग्राफी का भी पता है ना उन पर्सन्स की, अपनी ऑडियंस की, तो फिर ही आपको, अगर आप देखें तो यहाँ एरिया में विलेजर्स का माइंडसेट है और अर्बन जो हमारी आबादी है या रूरल आबादी है तो उनका आप देखें माइंडसेट्स अलग अलग हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। फिर आपको उनकी जेंडर का ज़रूर जहन में रखना चाहिए कि कितने परसेंट, आप देखें तो मेल हैं, अराउंड 70 मेल जो हैं वो ज़्यादा हैं फेसबुक पे और फीमेल जो हैं वो उनसे तकरीबन आधी हैं। ठीक है, तो आपने ये भी देखना होगा कि हमारी ये जो प्रोडक्ट है इसमें मेल ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे या इस प्रोडक्ट को फ़ीमेल ज़्यादा ख़रीदेंगी। बात समझ रहे हैं कि नहीं? सूट ज़्यादा परचेज़ करने में जो हैं वो फ़ीमेल होंगी। तो और कुछ चीज़ें हैं जिसमें चाहे चीज़ें लेडीज़ की हैं लेकिन वो मर्द ज़्यादा ख़रीदते हैं, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं और हम ट्रेनिंग में आपको बताते भी रहेंगे कि ये सारी चीज़ें वही आ जाएंगी ना, मार्केट रिसर्च और कस्टमर बिहेवियर और कस्टमर साइकोलॉजी, ये सब चीज़ें। फिर आपको जॉब का पता होना चाहिए कि वो जॉब क्या कर रहे हैं, उनका रोज़गार कैसा है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए ना, अफोर्डेबिलिटी है कि नहीं है। अब जो बंदा कोई नौकरी नहीं करता, वो किसी गांव में किसी चौधरी के यहाँ काम करता है और उसके पास कैश नहीं है, तो वो बंदा आपसे ऐसी प्रोडक्ट्स क्यों ख़रीदेगा जो मतलब सैलरी वाले लोग ख़रीदते हैं या बिज़नेस वाले लोग। सो यू हैव टू कीप देयर जॉब। नेक्स्ट, उनकी एजुकेशन भी जहन में रखनी है। फिर रिलेशनशिप स्टेटस भी जहन में रखना है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मैरिड लोग ही ज़्यादा ख़रीदेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ़ आपको बैचलर्स ही ख़रीदेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ़ बूढ़े लोग ख़रीदेंगे, कुछ जो है वो सिर्फ़ जो 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 यंग लोग हैं या जो एंगेज्ड टू बी मैरिड हैं या दोज़ हु आर हैविंग बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड इन अ रिलेशनशिप, वो लोग परचेज़ करेंगे। सो आपको अपनी ऑडियंस के बारे में ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है जी, आई रिपीट कि कौन कौन से आपके एसेट्स हैं, यानी आपका ये कैपिटल क्या है जो आप लेके निकलेंगे घर से बिफोर सेलिंग अ प्रोडक्ट। आपको नॉलेज ऑफ द कंपनी होना चाहिए, आपके पास टारगेट ऑफ द कंपनी पूरा पता होना चाहिए, फिर आपके पास नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट होना चाहिए, फिर आपके पास टारगेट मार्केट का पता होना चाहिए कि इस एरिया में मैंने सेल करना है, फिर आपको अपनी टारगेट ऑडियंस का पता होना चाहिए कि मैंने किन लोगों को सेल करना है और उन लोगों की एज, इंटरेस्ट, जियोग्राफी, जेंडर, जॉब, एजुकेशन और रिलेशनशिप स्टेटस को जहन में रखते हुए ही आप प्रोडक्ट तक और अपनी ऑडियंस तक पहुंच सकेंगे। नेक्स्ट हमारा स्टेप है, अब प्रोडक्ट की तरफ आते हैं कि जो प्रोडक्ट आपने अपलोड करनी होगी उस प्रोडक्ट में क्या खूबियाँ होनी चाहिए, या आपका ऐड जिसको आप कह लें, या प्रोडक्ट की पोस्ट। अभी हम जनरल बात कर रहे हैं
स्पेसिफिक एक प्रोडक्ट के हवाले से हम नहीं कर रहे बात। वो जाहिर है हम आपको वो भी सिखाएंगे जब आप हमारे साथ करेंगे काम कि जी ये प्रोडक्ट जो है उसका ऐड इस तरह का होना चाहिए, इस प्रोडक्ट का जो इमेज है वो इस तरह का होना चाहिए। बात समझ रहे हैं आप? तो जनरल कुछ चीज़ें क्या होनी चाहिए आपकी प्रोडक्ट के इमेज में। एक तो ये है, सबसे पहली चीज़ ये है कि प्रोडक्ट की फ़ोटो या आपके पास उसका एनिमेटेड जो वीडियो है, शॉर्ट वीडियो या फ़ोटो होनी चाहिए, बिकॉज़ फ़ोटो जो है वो ज़्यादा चलेगी वीडियो की निस्बत में व्हेन इट कम्स टू एडवर्टाइजिंग ऑन फेसबुक। वाई? क्योंकि सारे जो एरियाज़ हैं, स्पेशली जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं या रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पे लोगों के पास जो ब्राउज़िंग जो स्पीड है वो बहुत कम है। वीडियोस जो हैं वो ब्राउज़ ही नहीं हो रही होती, लेकिन पिक्चर जो है वो ब्राउज़ हो जाती है। बात समझ रहे ना? यू कैन रीच मोर पीपल थ्रू द फ़ोटो ऑफ द प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट की फ़ोटो जो है, ऐड की फ़ोटो है आपके पास। नंबर 2 ये है कि जब आप प्रोडक्ट की फ़ोटो का एक और फ़ायदा ये भी है कि अगर कोई ऑफिस में बैठा हुआ है, कोई घर में बैठा हुआ है, किसी कंपनी में रिलेटिव्स के पास कोई बंदा बैठा हुआ है, तो वो फ़ोटो इजीली देख सकता है, बट वीडियो नहीं वो अपलोड कर वीडियो नहीं चेक करता, बिकॉज़ उसको नहीं पता कि इस वीडियो में क्या है। उसको नहीं पता कि वीडियो की लैंग्वेज क्या है, उर्दू है, इंग्लिश है, पंजाबी है, हिंदी है, फ़ारसी है। उसको ये नहीं पता कि जो हमारी वीडियो है, वीडियो का वॉल्यूम क्या है। बात समझ रहे? ऐड कैसा है, तो वो क्लिक करने से डरेगा। लाइक आई पर्सनली डोंट क्लिक वीडियोस व्हेन आई एम सिटिंग अमंग पीपल, बिकॉज इट गिव्स अ बैड इमेज। हमें नहीं पता कि वो क्या वीडियो है, ठीक है। फिर नंबर 2 ये है कि ऑब्वियसली ऑफिस में या रिलेटिव्स में या आप पेरेंट्स के साथ हैं, फ्रेंड्स के साथ हैं, तो ये एक बुरा इमेज भी आपका जाता है कि आप वीडियोस ब्राउज़ कर रहे हैं और वीडियोस देख रहे हैं। सो इमेज जो है, जो आपका जो फ़ोटो है, वो इजीली हर बंदा उसको देख सकता है, ठीक है। बात समझ आए? इट्स क्विक। तो उसके बाद ये है कि आपको उस इमेज पर या उसके साथ मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रोडक्ट की प्राइस का होना ज़रूरी है। प्रोडक्ट की प्राइस भी उसके साथ मेंशन होनी चाहिए ताकि ऑडियंस क्लियर हो जाती है। ये नहीं होगा कि आप देखें एक ऑडियंस को बता देते हैं बहुत अट्रैक्टिव चीज़ है, वो आपसे कम्युनिकेट करता है और फिर वो रेट की वजह से चला जाता है, तो आपका भी टाइम वेस्ट हो गया और उसका भी वेस्ट हो गया। टाइम दोनों का वेस्ट हुआ कि नहीं? यस। नंबर 3 जो आपके इमेज में होना चाहिए, जो प्रोडक्ट का इमेज है या प्रोडक्ट की फ़ोटो है, उसमें ये है कि कोई जो अटेंशन कैचिंग जो कोई आपके पास अट्रैक्शन है वो होनी चाहिए। वो अट्रैक्शन आप थ्रू वर्ड्स डाल सकते हैं, थ्रू इमेज डाल सकते हैं, लेकिन अट्रैक्शन जो है प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्शन होनी चाहिए। ऐड की तरफ तो अट्रैक्शन होगी ही ना। बात समझ रहे हैं ना आप? ऐड को तो ज़ाहिर है अट्रैक्ट करेगा ऐड, वो तो हमने पहली बात की है। उसके बाद जब ऐड अट्रैक्ट कर लेगा, उसके बाद आपने जो सेल करना है भाई, उसकी तरफ भी तो ध्यान जाए हमारे कस्टमर का। तो कस्टमर को आपने प्रोडक्ट की अट्रैक्शन भी दिखानी है। एक जैसे एक हैंड बैग है, तो वो हैंड बैग एक बहुत अट्रैक्टिव जो एक्ट्रेस है या मॉडल है उसने पहना हुआ है। ऐड तो लोग उस एक्ट्रेस को देखकर या उस मॉडल को देखकर लोग ऐड की तरफ तो अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन बैग की तरफ कैसे होंगे अट्रैक्ट? तो आपके जो ऐड है उसमें ये होना चाहिए कि ऐड तो लोगों को अट्रैक्ट करेगा। चलो जी, अब ऑडियंस तो आ गई। जैसे इट्स लाइक अ शॉप, कि आपकी अगर एक शॉप है, कन्फेक्शनर की शॉप है, या जिसको क्या कहते हैं, ये स्वीट हाउसेस जो मिठाई सेल करने वाले हैं, तो आप ऑडियंस को अट्रैक्ट तो कर लिया कि जी यहाँ पे मिठाई है, लेकिन आप जो प्रोडक्ट उसको मिठाई सेल करनी है उसकी तरफ भी तो लेके आना है ना। जो आपकी नई प्रोडक्ट है वो भी तो परचेज़ कर सके। इस तरह से आप
का जो ऐड का कोई मेन इमेज होगा वो तो होगा ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए कि आप ऐड पढ़ें। जब ऑडियंस ऐड देख लेगी तो उसके बाद जो आप सेल करना चाह रहे हैं वो भी तो ऑडियंस खरीदे ना, उसकी तरफ जो है वो भी आपने अट्रैक्ट करना है, चाहे थ्रू वर्ड्स चाहे थ्रू इमेजेस। और उसमें आप दे सकते हैं क्या चीज़ें दे सकते हैं, उसमें प्रोडक्ट के बेनिफिट्स दे सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना आप? मसलन बेनिफिट्स देंगे तो लोग जो है वो इजीली उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है। और जैसे मैं एक ऐसे स्टैंड की तरफ अट्रैक्ट हुआ कल के जो टेबल पे आप रख सकते हैं, फ़ोन को भी वो होल्ड कर लेता है, लाइट भी रिंग वाली उसी पे है, और वो आपके बिल्कुल 10 इंच के पैक में है। आप उसको कहीं भी लेके जा सकते हैं। यू कैन यूज़ इट एट होम, यू कैन यूज़ इट एट योर ऑफिस एंड एनीवेयर। तो ये जो और माइक भी उसके साथ ही अटैच्ड है, ये सारी चीज़ें उसमें मौजूद हैं, तो इट अट्रैक्ट्स मी। ठीक है, आई कैन कैरी इट एनीवेयर, इंडोर और आउटडोर। ठीक है, तो इस तरह से आप लिखेंगे साथ कि भाई आपको प्रोडक्ट के ये बेनिफिट्स हैं। ठीक है, फिर एक और चीज़ ये है कि आप पॉसिबल कोशिश करें इस चीज़ को करने की कि कुछ फ्री दें, गिव समथिंग फ्री। जब तक आप फ्री नहीं देंगे, आपको एक आम जो ऑडियंस है वो आपकी तरफ नहीं आएगी। फ्री वाली चीज़ की तरफ लोग ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो फ्री होना, कुछ ना कुछ फ्री ऑफ़र होनी चाहिए आपके ऐड में। ये मैं वो क्राइटेरिया बता रहा हूँ आपको कि जिन क्राइटेरिया को आप जहन में रख कर, क्राइटेरियन एक होता है और क्राइटेरिया ज़्यादा, यानी जिन चीज़ों को आपने देखना है तब आप ऐड अपलोड करेंगे। एंड यू कैन क्वेश्चन द कंपनी अबाउट दैट कि भाई हमें ये चीज़ें देंगे ऐड में तब हम उसको अपलोड करेंगे, या कोई ऐड हम आपको देते हैं तो आप उस ऐड में हमसे बात कर सकते हैं कि इसमें फ़लाँ चीज़ नहीं है सर, फ़लाँ होनी चाहिए चीज़। ठीक है, बात समझ रहे हैं? सो आई एम ट्रेनिंग यू, इससे आपके वो स्टैंडर्ड्स में सेट कर रहा हूँ कि जिसकी वजह से आपकी ऑडियंस आएगी आपकी तरफ, आपकी प्रोडक्ट्स सेल होंगी। इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक कि जो सुनते हैं एवरीबडी सेज जी यार ऑनलाइन कर लो, यार ऑनलाइन कर लो, यार ऑनलाइन कर लो, फ़लाँ कर रहा है, फ़लाँ कर रहा है, तो कुछ करना भी तो है ना आपने। सो यू हैव टू डू समथिंग, और ये वो चीज़ें हैं टू डू इट बेटर देन अदर्स, टू डू इट फास्टर देन अदर्स एंड टू डू इट बिगर देन अदर्स। दूसरों से बड़े पैमाने पे, दूसरों से ज़्यादा पैमाने पे, और दूसरों से तेज़ आप कर सकेंगे काम, इफ़ यू हैव दीज थिंग्स। नंबर 6 जो है वो ये है कि आपने लोगों को कमेंट करने पे जो है वो राज़ी करना है। उसमें चाहे आप इमेज में लिखें कि भाई कमेंट बिलो, टाइप यस। ठीक है, आपको इससे पता चल जाएगा कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। जो जो कमेंट करेगा वो आपको पता चलता जाएगा। लोग यस कर दें, लोग रेट पूछ लें, कुछ ना कुछ कर लें, जब कमेंट लिस्ट आ गई तो आपको पता चल गया कि भाई ये लोग जो हैं इंटरेस्टेड हैं। आपकी ऑडियंस फ़िल्टर होती जा रही है ना। तो नंबर 7 फिर क्या करना होगा, फिर हमने उनको प्रोडक्ट्स जो हैं वो इनबॉक्स कर देनी होंगी। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपने जहन में रखना होंगी जब आप एक ऐड अपलोड करेंगे। आपके ऐड में ये 7 चीज़ें होना ज़रूरी हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ, प्रोडक्ट की फ़ोटो, ठीक है, या वीडियो, फ़ोटो को प्रेफर करें। नंबर 2 जो है प्रोडक्ट की प्राइस उस पे मेंशन हो। नंबर 3 जो है वो प्रोडक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ होना चाहिए उसमें। फिर प्रोडक्ट के बेनिफिट्स आपने कुछ मेंशन करने हैं। और नंबर 5 ये है कि कुछ फ्री देने की कोशिश करें। और फिर नंबर 6 जो है वो लोगों को कमेंट्स पे लेके आएँ कि टाइप येस इफ़ यू लाइक दिस, या टाइप नो इफ़ यू डोंट लाइक दिस, जो भी है आप करें। और इससे आपकी ऑडियंस फ़िल्टर हो जाएगी कि कौन कौन से लोग जो है वो इंटरेस्टेड है। और नंबर 7 फिर स्टेप ये है कि आपने उनको इनबॉक्स करना होगा अपनी प्रोडक्ट का मैसेज। ठीक है जी, ये 7 पॉइंट्स है, ये जनरल हैं, नॉट अबाउट अ पर्टिकुलर। ये मतलब ऑलमोस्ट ये 7 के 7 ही अप्लाई होते हैं सब प्रोडक्ट्स पे। अगर 7 नहीं भी तो तकरीबन इनमें से 5 या 6 ज़रूर अप्लाई होते हैं
हमारे हर पोस्ट पे जो हमने कमर्शियल करनी होती है। पोस्टिंग पोस्ट की बात करते हैं। हमने इस पे तो बात कर ली कि आपकी जो प्रोडक्ट का जो इमेज है या एड है या फ़ोटो है उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अब हम आते हैं कि उसको आपने किस तरह से अपलोड करना होगा। तो उसको अपलोड करने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपने कैटेगराइज़ करना है फ्रेंड्स को। वो आपने कैटेगराइज़ जब कर लेना है, मैंने इसका तरीका भी आपको बताया था, मैं आपको बता भी सकता हूँ कि आप अपने फ्रेंड्स ओपन करेंगे। फ्रेंड्स जब ओपन करते हैं आप फ्रेंड लिस्ट, तो उसके राइट कॉर्नर पे आपको जो है वो लिस्ट्स नज़र आएगा ऑप्शन। उसमें कुछ लिस्ट मौजूद हैं दी हुई, कुछ आप ख़ुद फॉर्म कर सकते हैं। और जब आप वो लिस्ट को फॉर्म कर लेंगे, मसलन क्लिक करते जाएंगे, अगर आपने वो फ्रेंड्स बनाने हैं, जी वज़ीराबाद के फ्रेंड्स, जी मेरे दिल्ली के फ्रेंड्स, आप उन फ्रेंड्स को जब आप क्लिक कर लेते हैं तो वो सारे फ्रेंड्स उस लिस्ट में आ जाएंगे। जो आप पोस्ट शो करना चाहेंगे, जो अपलोड करना चाहते हैं, वो पोस्ट उन्हीं फ्रेंड्स को शो होगी और किसी को शो नहीं होगी। तो सबसे पहला तो पोस्ट को भेजने के लिए मैं ये कहूँगा, अगर आपका अकाउंट एक ही अकाउंट को आप सारे यूज़ कर रहे हैं सारी प्रोडक्ट्स के लिए और डिफरेंट ऑडियंस के लिए जब आपने यूज़ करना है, तो बजाय इसके कि आप अलग अलग हर ऑडियंस के लिए एक अलग अकाउंट बनाएं कि जी मेरी फ़लाँ कंट्री की ऑडियंस फ़लाँ कंट्री की, तो आप कैटेगराइज़ कर लें। ठीक है, ये जो मैंने बताया फ्रेंड लिस्ट्स बना लें ताकि जो पोस्ट जिस जो है वो लिस्ट के लिए होगी वो उन्हीं को शो होगी, बाकी लोगों को शो नहीं होगी। नंबर 2 ये है कि आपने जो फ्रेंड्स उस एरिया के या जैसे भी जो पोस्ट आपने उन फ्रेंड्स को दी है, उस लिस्ट में उन फ्रेंड्स को वो शो हो गई, आपने उन फ्रेंड्स को टैग करना होगा। टैग करें, क्योंकि फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, बात समझ रहे हैं, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स आपने इस तरह से टारगेट तक, ऑब्वियसली देखें यूं तो हो नहीं सकेगा कि एक आदमी का इंटरेस्ट जो है वो कार्स में है, ठीक है, या बाइक्स में उसका इंटरेस्ट है और उसके टीनेजर सारे फ्रेंड्स हैं, और यूं तो हो नहीं सकेगा कि उसका बाइक्स में इंटरेस्ट है और वो ख़ुद एक टीनेजर है और वो कोई 50 साल के बुक्स पढ़ने वाले प्रोफेसर्स उसकी फ्रेंड लिस्ट में होंगे, ऐसा नहीं होगा। तो उसके सिमिलर माइंडसेट वाले लोग ही होंगे। तो फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स आपकी ऑडियंस को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप टैग करेंगे उनको तो आपकी ऑडियंस, अगर एक आदमी के 1000 फ्रेंड्स हैं तो आप एक बंदे को टैग करके उन 1000 तक भी आपकी पोस्ट पहुंच जाएगी। तीसरा स्टेप ये है कि आपने वॉल पे करें अपनी, ठीक है, वॉल पे आप पोस्ट कर सकते हैं। नंबर 4 पे जो है आप अपनी स्टोरी पे कर सकते हैं, ठीक है। और नंबर 5 ये है कि आप उनको, अगर वीडियो है तो वो रील्स पे भी आ जाएगी, और अगर नहीं है तो फिर आप ग्रुप्स में वो पोस्ट करेंगे। जो रेलेवेंट ग्रुप्स होंगे आप उनमें वो पोस्ट करते जाएं। अगर बिज़नेस की पोस्ट है तो बिज़नेस वाले फ्रेंड्स को शो करें और बिज़नेस वाले ग्रुप्स में जो है वो पोस्ट कर दें। अगर एजुकेशन की पोस्ट है, एजुकेशन वाले, एजुकेशन की कोई प्रोडक्ट है तो एजुकेशन वाले फ्रेंड लिस्ट को शो करें, एजुकेशन वालों को टैग करें और एजुकेशन के ग्रुप्स में भेज दें। ठीक है, बात समझ रहे हैं। मैच्योर लोगों वाली है तो मैच्योर लोगों को वो भेजें, मैच्योर लोगों को आप टैग करें, तो उन वाले जो है वो ग्रुप्स में भेज दें। इस तरह से आपके लिए ये 5 स्टेप्स हैं जो पोस्ट करने के लिए हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप पोस्ट कर सकते हैं और ये आपकी एक पोस्ट इफ़ेक्टिव पोस्ट हो जाएगी। ठीक, हाउ टू रीच योर ऑडियंस, आपने अपनी ऑडियंस तक कैसे पहुंचना है। जैसा मैंने पहले आपको बताया भी था कि आपने ऑडियंस को डिफ़ाइन करना है। वो सारी चीज़ें जो हैं उससे पहले आपके कॉन्सेप्ट की बात आती है कि आपका ऑडियंस की तरफ कॉन्सेप्ट क्या है, अपनी टारगेट ऑडियंस की तरफ या ऑडियंस की तरफ इन जनरल।
देखिए, एक तो ये है कि बहुत सारे लोग इस तरह से काम कर रहे होते हैं कि हम उनको पोस्ट दी, वो जी पोस्ट अपलोड कर रहे हैं, जी हम डेली काम कर रहे हैं लेकिन कुछ आउटपुट नहीं आ रहा, जी हम बहुत ज़्यादा टैगिंग कर रहे हैं, जी हम रोज़ाना इतनी जगह पे भेज रहे हैं तो भी नहीं कुछ हो रहा, डेली अपलोड कर रहे हैं। एक तो ये जैसे हमने बात की है कि आपको प्रोडक्ट का जो पोस्ट है वही आपकी ठीक नहीं होती है, पोस्ट के साथ आपने को मुनासिब चीज़ें ही नहीं मेंशन की होती जो ज़रूरी हैं पोस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, मतलब वो अट्रैक्ट ही नहीं कर रही होती। आप कहते हैं व्यूज़ नहीं आते, ये है वो है, पोस्ट अट्रैक्ट ही नहीं कर रही लोगों को। उसके बाद फिर सेकंड ये है कि आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी ऑडियंस के बारे में क्या सोचते हैं। अब ऑडियंस, एक तो तरीका ये है, जो जनरल तरीका ये है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करें। जैसे फ़ेसबुक में देखें, अगर कोई आपकी प्रोडक्ट ऐसी है जो सारी दुनिया के लिए सूटेबल है, तो आप सारी दुनिया के लोग जो फ़ेसबुक हैं वो तकरीबन 2.91 बिलियन लोग हैं, तो आप 2.91 बिलियन लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे अपनी पोस्ट? मुश्किल है ना। तो आप रोज़ाना 0.1 मिलियन लोगों तक भी पहुंचाएं तो भी आपके लिए बहुत मुश्किल होगा सारी ऑडियंस तक पहुंचना, प्रोडक्ट ही उतनी देर में ख़त्म हो जाती है। उसको थोड़ा नैरो करता हूँ अब मैं इस चीज़ को। नैरो ये है कि अगर एक एरिया की आबादी जो है वो 10 मिलियन है, एक सिटी की आबादी, आप कहते हैं मैंने इस सिटी में जो है वो करना है, तो आप उस सिटी में 10 मिलियन लोगों तक कैसे पोस्ट पहुंचाएंगे? यानी या तो आप पे कर दें एड्स का और आप जो है डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू जो है वो करवा लेते हैं, लेकिन आप 10 मिलियन लोगों तक बात पहुंचा देते हैं, उसमें से जो इंटरेस्टेड होंगे वो खुद ही आ जाएंगे। जैसे आप देखते हैं कि कंपनीज़ क्या करती हैं, एक बहुत बड़ा जो है बिल बोर्ड लगाती हैं, और उस बिल बोर्ड का क्या होता है, आपके सिटी में बिल बोर्ड लग जाता है कि जी ये प्रोडक्ट फ़लाँ दुकान पे आ गई है, नए सीज़न में ये नए शूज़ आ गए हैं फ़लाँ दुकान के ऊपर, फ़लाँ ब्रांड के। तो जितने लोग इंटरेस्टेड होते हैं वो फिर उसमें से, मतलब आप 1 मिलियन में से जितने भी इंटरेस्टेड होते हैं वो 1,000, 2,000, 3,000 वो लोग जाके वो प्रोडक्ट परचेज़ कर लेते हैं। एक तो ये तरीका है जो कि कॉस्टली है, क्योंकि अगर आप इसको पे करके लेते हैं तो फिर तो बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए। यू नीड बिलियंस एंड यू नीड मिलियंस ऑफ रुपीज़ के आप खर्च करके तो उससे ले सकें, जो है वो आउटपुट ले सकें। अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से कर रहे हैं, जो कि हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं कि आप खुद से कैसे, विदाउट गिविंग मनी टू अदर पीपल एंड टू अदर कंपनीज, आप खुद से मेहनत करके कैसे पहुंच सकते हैं, तो उसका तरीका ये होगा कि हम ऑडियंस को जो है वो डिफ़ाइन कर लें। ठीक है जी, कि हम बात ही सिर्फ उन लोगों तक पहुंचाएं। बात समझ रहे हैं ना आप देखें कि जैसे आपको यहाँ पर हमारे जो कंपनीज़ चल रही हैं हमारे एरिया में, उन्हीं कंपनीज़ के एड्स आपको मिलेंगे हमारे चैनल्स पे। आपको टोयोटा के एड्स मिलते हैं, आपको होंडा के एड्स मिलते हैं, आपको किया के एड्स मिलते हैं, और जापानीज़ जो प्रोडक्ट्स हैं आप उनके एड्स आपको मिल रहे हैं। ठीक है, आपको फरारी का ऐड यहाँ नहीं मिलता, आपको मर्सिडीज़ का ऐड नहीं मिलता, आपको BMW का ऐड नहीं मिलता। वाई? बिकॉज वी आर नॉट देयर टारगेट ऑडियंस। बात समझ रहे हैं? वो क्यों यहाँ पे ऐड देंगे? उनकी जो टारगेट ऑडियंस है वो उनको ऐड देते हैं, वहाँ उनकी प्रोडक्ट सेल हो जाती है। आप लिवाइस की प्रोडक्ट्स यहाँ नहीं देखते, आप मार्क्स एंड स्पेंसर के एड्स यहाँ नहीं देखते, आप डॉकर्स के यहाँ पे एड्स नहीं देखते। बात समझ रहे हैं? डॉकर्स लोगों को ज़्यादा को पता भी नहीं है, क्रॉस रोड्स ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं है, क्रॉस हैच ज़्यादा लोगों को नहीं पता। ठीक है, नेक्स्ट ज़्यादा लोगों को नहीं पता, जोज़े बैंक ज़्यादा लोगों को नहीं पता। क्यों नहीं पता? ये कंपनियां एडवर्टाइज़ ही नहीं करती आम जो है वो लोगों में, इनकी जो सिर्फ टारगेट ऑडियंस है वो वहाँ पे एडवर्टाइज़ करेंगी। बट कोक
हर बंदा पीता है। कोक सब जगह पे वो एडवर्टाइज करते हैं। बात समझ रहे हैं आप? कोक आपको हर जगह उसका ऐड नज़र आएगा, डिफेंस में भी नज़र आएगा और आपको झोंपड़ियों में भी उसका नज़र आएगा। ठीक है, तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको अगर तो क्लियर है कि हमारी ये टारगेट ऑडियंस है, तो फिर इसमें शुरू में आपको ऑडियंस बनाने में मेहनत करना पड़ती है। ठीक है, मेहनत करना पड़ेगी जी, ये मेरी ऑडियंस है, मैं चूज़ कर रहा हूँ कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन सा एरिया है, सब जब आपने एक दफ़ा मेहनत करनी है, फिर आपकी ऑडियंस डिफ़ाइन हो गई है तो आप उसी तक डायरेक्ट जो है वो पहुँचते जाएंगे आपके एड्स। फिर आपको बाकी नहीं, यही है कि आप जैसे शुरू में मेहनत करते हैं और बाद में उसका फल खाते हैं, दरख्त लगाया और फल खाया, तो ये सेम तरीका है कि आप जब ऑडियंस बिल्ड कर रहे हैं, आप उसमें जो है दरख्त लगा रहे हैं, उसकी केयर भी करनी पड़ेगी, उसको पानी देना पड़ेगा। दरख्त छोटे बच्चों की तरह है ना, उसके नखरे उठाने पड़ते हैं। हाँ, लेकिन जब दरख्त बड़ा हो जाएगा तो वो आपको फल भी देगा, वो छाँव भी देगा और बड़े बेनिफिट्स हैं। तो इसी तरह से आपकी जो ऑडियंस है, ऑडियंस को हार्ड वे, पहला मैंने बताया कि आप जनरल करते जाएं जो आपको एग्जॉस्ट कर देती है ना चीज़। अगर आप क्योंकि ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो आप फाइनेंशियली भी एग्जॉस्ट हो जाएंगे, आप फिज़िकली भी एग्जॉस्ट हो जाएंगे और आपका मोराल भी डाउन हो जाएगा कि भाई मैं इतने लोगों को रोज़ाना पोस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इतने लोगों को टैग कर रहे हैं, बट हमें व्यूज़ नहीं आ रहे, हमें लाइक्स नहीं आ रहे, क्वेरीज़ नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो उससे बेहतर है कि आप 1 लाख जो आपकी अनडिफाइंड या जनरल ऑडियंस है, उससे बेहतर है कि आप, यानी 100,000 से बेहतर है आप 1,000 आपकी, क्योंकि आप 100,000 आप लोगों को वो करते हैं जिसको 1 लाख कहते हैं हम, तो उसमें से आपको कितने मिलते हैं? आपको हो सकता है कि 100 जो है वो ऑडियंस मिले। लेकिन अगर आपने डिफ़ाइंड कस्टमर्स हैं, आपको पता है कि ये 1,000 मेरा डिफ़ाइंड कस्टमर है और टारगेट है, तो आप 1,000 लोगों को वो पोस्ट भेजते हैं, उसमें से 100 कस्टमर्स आते हैं। तो ज़्यादा कस्टमर्स कैसे आए? 1,000 लोगों को पोस्ट करने से या 1 लाख को? 1,000 लोगों को पोस्ट करने से आपके ज़्यादा कस्टमर आ गए। बात समझ रहे हैं आप? तो इस तरह से टारगेट ऑडियंस होना बहुत ज़रूरी है। तो हाउ टू रीच योर ऑडियंस में मैंने बताया कि आपको ऑडियंस सिलेक्ट करने में देखना पड़ेगा। मैंने ऑडियंस को कैसे सिलेक्ट करना है, हम इस पे भी बात करेंगे कि ऑडियंस कैसे सिलेक्ट की जाए, हाउ टू मेक फ्रेंड्स, हाउ टू चूज़ योर ग्रुप्स। नेक्स्ट उस पर बात करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप ये है कि अब आप फेसबुक पे फ्रेंड्स कैसे बनाएंगे। जी देखिए, फ्रेंड्स बनाने के लिए आपको सबसे पहले जो मैं शुरू से बात कर रहा हूँ कि आपको ये क्लियर होना पड़ेगा कि मैं ये फ्रेंड्स क्यों बना रहा हूँ या बना रही हूँ। जब आप ये क्लियर हैं तभी तो आप फ्रेंड्स बना सकेंगे ना, बिकॉज देखें हर तरह का इंसान फेसबुक पे मौजूद है, हर इंटरेस्ट का इंसान फेसबुक पे मौजूद है, हर एज ग्रुप का इंसान फेसबुक पे मौजूद है। तो जब हर तरह के इंसान मौजूद हैं तो फिर आप हर तरह के लोगों को ऐड क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आपका टारगेट है ना, आप क्लियर हैं कि मैं इस मकसद के लिए यूज़ कर रहा हूँ अपनी फेसबुक को, मैंने इन फ्रेंड्स को, दे आर माई कस्टमर्स। ठीक है, आप उनको कस्टमर की नज़र से जब देख रहे हैं तो फिर आपने चूज़ करना है अपना कस्टमर, और कस्टमर को चूज़ करने के लिए आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो 6 चीज़ें हैं जो जहन में रखना पड़ेंगी जब आप फेसबुक पे लोगों को फ्रेंड्स ऐड करते हैं। एक तो ये है कि आपको उनका एरिया देखना पड़ेगा। एरिया सिलेक्ट करेंगे आप पहले कि मैंने इस एरिया से लोगों को लेना है। ठीक है जी। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है कि आप लोगों की एज को सिलेक्ट करेंगे कि मुझे इस एज के लोग चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट भी तो आपने देखना है ना कि प्रोडक्ट, ये वाली मेरी प्रोडक्ट जो है वो, अब फॉर्मल जो शूज़ हैं, मुझे बताएं फॉर्मल शूज़ एक टीनेज वाला तो नहीं ख़रीदेगा आपसे, और वो कौन ख़रीदेगा? वो ज़ाहिर है जो अर्बन एरिया का बंदा है, देहाती बंदा भी फार्मल जूते, जो ऑफिस पहनने वाले जूते हैं, वो क्यों ख़रीदेगा? ऐसे ही है कि नहीं? फिर जेंडर भी आपने देखनी है। अगर आप
जो है वो मर्दों के शूज़ सेल कर रहे हैं तो वो ज़ाहिर है मर्दों को ही पोस्ट जानी चाहिए, मर्द फ्रेंड्स होने चाहिए। फिर ये है कि वो ऑफिस वाले लोग एजुकेटेड भी होने चाहिए, क्योंकि वो एजुकेटेड बंदे वाले शूज़ आप सेल कर रहे हैं। फिर वो ऑफिस जॉब वाले भी होने चाहिए। मतलब ये है कि आपको कुछ चीज़ें जहन में रखना पड़ती हैं। जैसे सबसे पहले ये है, मैंने बताया कि एरिया जहन में रखेंगे आप। यू आर क्लियर, ये प्रोडक्ट मैंने इस एरिया में मेरा टारगेट है सेल करना। आप उस एरिया में चले जाएंगे फेसबुक पे। जब उस एरिया में चले जाएं तो फिर आप देखें कि मेरा ये जो फ्रेंड जिसको मैंने ऐड करना है उसकी एज क्या है। एज, बिकॉज देखिए आपके ये जो बैंक है 5000 फ्रेंड्स फेसबुक ने कहा है कि आप रख सकते हैं। अब ये 5000, या तो आप देखें 5000 जो है वो रुपीज़ 10-10 वाले नोट 5000 रख लें, क्योंकि लिमिट है ना हमारे ऊपर के रखने 5000 है, उससे ज़्यादा नहीं। अब जिसके पास 10-10 वाले नोट हैं 5000, वो ज़्यादा अमीर होगा, या जिसके बाद 100 वाले 5000 नोट हैं। ऑब्वियसली जो 100 वाला है वो उससे 10 गुना ज़्यादा अमीर होगा। और जिसके पास 1000 वाले नोट हैं लेकिन उसके पास भी 5000 हैं। बात समझ रहे हैं मेरी? एम आई क्लियर नाउ? कि जो आपकी ऑडियंस है, ऑडियंस आपकी वर्थ है, वो आपका बैंक है। तो आपने ऐसे नहीं है कि आप सारे जो हैं वो 10-10 रुपए वाले नोट जमा कर लें, जब आपके पास ऑप्शन है कि 1000 वाला नोट भी आप रख सकते हैं। रखने 5000 हैं तो फिर आप 1000 वाले 5000 नोट क्यों नहीं रखते? ठीक है, तो आपने ये मिसाल, मुझे नहीं पता अच्छी है या नहीं है, लेकिन बात समझाने के लिए मेरा ख्याल है ये ठीक रही मिसाल। फिर आपने उनकी जेंडर देखनी होगी कि इसकी जेंडर क्या है, ये मेरे काम का है या नहीं है ये कस्टमर। फिर उसके बाद आपने उनकी एजुकेशन भी देखनी है। नंबर 4 हो गया। नंबर 5 ये है कि इंटरेस्ट उसका देखें। आपको जेंडर भी उनकी सूट कर रही है, एजुकेशन भी सूट कर रही है, एज भी सूट कर रही है, लेकिन इंटरेस्ट ही नहीं उनका। इंटरेस्ट उनका और तरह का होता है। बात समझ रहे हैं? तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आपने इंटरेस्ट भी देखने हैं, और फिर आपने उनकी एंगेजमेंट फ्रीक्वेंसी भी देखनी है। यानी इंटरेस्ट जो 5वीं चीज़ है, वो कैसे देखेंगे? अब एरिया तो आपको पता चल जाएगा जब आप फेसबुक पे लिखेंगे ये पर्सन फलां एरिया से है। फिर आपको अगर एरिया मेंशन नहीं भी है तो भी अच्छा, तो अगर एरिया मेंशन नहीं भी है तो आपको उनकी पोस्ट से अक्सर आइडिया हो जाता होता है। जो उन्होंने पिक्चर्स, जब आप प्रोफाइल ओपन करते हैं तो उन्होंने जो पोस्ट लाइक की हुई हैं या भेजी हुई हैं या अपलोड्स हैं, जो उनके मोबाइल अपलोड्स हैं, उनसे आपको पता है मोबाइल अपलोड्स का भी एक ऑप्शन होता है उस एल्बम्स में, आपको उससे आइडिया हो जाएगा। आपको एज और जेंडर तो बहुत जल्दी आइडिया हो जाता है कि ये लड़की की पोस्ट्स हैं या लड़के की पोस्ट्स हैं। उसके बाद एजुकेशन का भी आपको अगर मेंशनड है, ज़्यादा लोगों ने मेंशनड किया होता है वहाँ पे, क्योंकि हमारी दुनिया ऐसी है, एजुकेशन ज़रूर लोग मेंशन करते हैं, चाहे थोड़ी मेंशन की हो या ज़्यादा करें अपनी। तो फिर उसके बाद क्या है कि आपको इंटरेस्ट्स का भी पता चल जाएगा उनके। मेंशन को छोड़े, फॉर्म क्या फ़िल किया हुआ है, बिकॉज़ हमारे जो आवाम है वो फॉर्म फिल करते हुए ध्यान नहीं देती है। फॉर्म वैसे बताई है मैंने, फॉर्म फिल करते हुए हमारे लोग ध्यान नहीं देते हैं कि हम कैसा फॉर्म फिल कर रहे हैं। आपको पता है, दे आर नॉट केयरफुल अबाउट के इंटरेस्टेड इन बॉयज़ और इंटरेस्टेड इन गर्ल्स, और कुछ ध्यान नहीं होता हम क्या फिल कर रहे हैं फॉर्म में। इसलिए आप ख़ुद देख लीजिएगा कि उनका इंटरेस्ट क्या है, उनकी पोस्ट से देखें कि उनका इंटरेस्ट क्या है। फिर नंबर 6 जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो इन सारी चीज़ों से, ये नहीं है कि ये मतलब सारी चीज़ें लेस इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन वो एक चीज़ जो आपको बहुत काम आ सकती है वो ये है कि उस पर्सन की आप एंगेजमेंट देखें कि वो बंदा कितना फ्रीक्वेंट है। एंगेजमेंट फ्रीक्वेंसी आपने उसकी देखनी होगी। व्हाट इज़ एंगेजमेंट फ्रीक्वेंसी? अब एंगेजमेंट फ्रीक्वेंसी ये है कि आप किसी के अकाउंट को ओपन किया, आपने देखा जी लास्ट उसकी पोस्ट आई थी 2019 में, 2022 चल रहा है। फिर आप लास्ट किसी और का अकाउंट देखते हैं कि उसका लास्ट लॉगिन जो था वो तो था जुलाई 2021 का, अब आ रहा है।
आपको पोस्ट की जो फ्रीक्वेंसी है उनके प्रोफाइल से वो पता चलती जाएगी। हाँ, अगर वो पर्सन महीने में एक दफ़ा भी कर लेता है ना अपनी पोस्ट, तो फिर आप उसको कर सकते हैं, एंगेज कर सकते हैं आप। अगर उसका पोस्ट एंगेजमेंट रेट ये है कि वो मतलब साल में कुछ 40-50 दफ़ा वो देख रहा है फेसबुक को, तो फिर सही है। बात समझ रहे हैं ना आप? साल में 40 से 50 दफ़ा अगर वो अपना अकाउंट चेक कर लेता है तो फिर भी वो आपके काम का है, क्योंकि इसका मतलब है 40-50 दफ़ा का मतलब वो हर हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर लॉगिन कर रहा है अपने फेसबुक को। ठीक है, तो अगर वो लॉगिन कर रहा है तो उसकी एंगेजमेंट फ्रीक्वेंसी बड़ी अच्छी है, क्योंकि समझदार जो लोग हैं, समझदार से मुराद ये है कि जो लोग आपकी जो ऑडियंस जिसको आप कह रहे हैं वो अगर बहुत बिज़ी भी है और बहुत जो है वो ऑफिशियल टाइप के लोग हैं, तो फिर वो 24 घंटे तो नहीं फेसबुक पे रहेंगे ना। बात समझ रहे हैं? आपके ऑडियंस को जानने के लिए ये भी, अगर वो हफ्ते में एक दिन भी पोस्ट देख रहे हैं या कर रहे हैं तो देन इट्स ओके फॉर यू। ये लेकिन प्रोडक्ट को देखकर, ये नहीं है कि आप हर प्रोडक्ट के ऊपर यही फार्मूला लगाएंगे अपना। ठीक है, तो ये जनरल मैंने बताया है आपको। हाउ टू जॉइन ग्रुप्स ऑन फेसबुक। जब आपने फ्रेंड्स भी बना लिए, अब ग्रुप्स कैसे? ग्रुप्स में सबसे पहले तो आपने एरिया देखना होगा। अब इसमें एक ये भी होता है कि समटाइम्स जो आपका जो एरिया है उसमें आपकी मर्ज़ी का ग्रुप नहीं होता। ठीक है, आपको नहीं मिलता कि ये हमारी मर्ज़ी का किसी एक गांव का या किसी एक इलाके का आप बिज़नेस का ग्रुप ढूंढ रहे हैं, तो उसमें नहीं होगा। आप फिर उसका तरीका क्या है, आप अपनी ऑर्बिट बढ़ा लेते हैं, मतलब रेंज बढ़ा लेते हैं। मसलन उस इलाके का जो बड़ा इलाका है, जैसे एक देखें एक छोटा विलेज है, विलेज में बिज़नेस का बाय एंड सेल ख़रीदो फ़रोख्त का ग्रुप नहीं होता। आप क्या कर रहे हैं कि उस तहसील का जो सिटी है, जो मेन सिटी उस विलेज का है, यानी एक तहसील में 200-300 विलेजेस आ रहे हैं, तो डेफिनेटली उसमें एक कम से कम भी एक सिटी होगा, तो वो सिटी का ग्रुप ज़रूर होगा। तो आप फिर उस सिटी के ग्रुप्स में देख लें। ठीक है, यानी आप अपनी ऑर्बिट बढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद जो है आप ने टॉपिक देखना है, एजुकेशन है, बिज़नेस है, फ्रीलांसिंग है, राइटर्स है, जो जो भी आपका टॉपिक होगा उस लिहाज से आप उन ग्रुप्स को ज्वाइन करते जाएंगे। तीसरी चीज़ जो आपने देखनी होगी ग्रुप को ज्वाइन करते हुए, दो चीज़ें तो हो गई कि आप एरिया देख लें, टॉपिक देख लें, और फिर तीसरी चीज़ ये है कि डेली पोस्ट्स देखनी होंगी आपने। मतलब ग्रुप ज्वाइन करने से पहले आपको पता चल जाएगा कि डेली कितनी पोस्ट्स आ रही हैं, कितने कमेंट्स इस पे आ रहे हैं। पता है वो साथ मेंशन किया होता है ना उन्होंने कि 1000 पोस्ट डेली या 100 पोस्ट डेली या एक पोस्ट या दो पोस्ट। आपको उससे पता चल जाएगा कि ये ग्रुप एक्टिव है या मैंने कोई डेड ग्रुप ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो आपने एक्टिव और डेड ये देख लेना है। डेली पोस्ट वो ऊपर लिखा होता है, ये सब चीज़ें नज़र आ रही होती हैं कि ये एक्टिव ग्रुप है या डेड ग्रुप है। तो आपने डेड ग्रुप नहीं ज्वाइन करने, एक्टिव ग्रुप्स ज्वाइन करने होंगे। और फोर्थ चीज़ जो आपने ग्रुप ज्वाइन करते हुए देखनी है वो ये है टाइप ऑफ ऑडियंस। बहुत सारे जो किसी भी रीजन में कोई एक बड़ा कॉलेज होता है, उसके सैकड़ों ग्रुप्स आपको मिलते हैं फेसबुक के ऊपर। अब हर एक जो स्टूडेंट्स का ग्रुप है 4-5 का, वो अपने उसी इंस्टीट्यूट के नाम पर ग्रुप बना लेते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट के नाम पे ग्रुप बनाएंगे तो ज़्यादा लोग ज्वाइन हो जाएंगे। ऐसा ही है ना। कुछ लड़कियां जो हैं वो लड़कों से बात करने के लिए ग्रुप बना लेती हैं, कुछ लड़के जो हैं वो लड़कियों से बात करने के लिए ग्रुप बना लेते हैं या ग्रुप्स में जंप कर देते हैं। ऑफिशियल जो ग्रुप्स हैं वो मिलते ही नहीं हमें, वो बड़ा अनपॉपुलर सा होता है जो ऑफिशियल ग्रुप होता है, क्योंकि ऑफिशियल ग्रुप में काम की बात होती है और ये जो सारी गपशप है या चिट चैट है, ये सारे जो अनऑफिशियल जो ग्रुप्स हैं उनमें हो रही होती है। तो इसलिए आपने ये भी देखना होगा कि उसकी जो ऑडियंस है वो सिर्फ ड्रामेबाज ऑडियंस है, यानी सिर्फ वो गप्पे लगाने वाले, पढ़ने वाला कोई नहीं। अगर एजुकेशन की आप बात करें, मैं मिसाल दे रहा हूँ,
बिजनेस ग्रुप्स में आमतौर पे चल जाता है, अगर ग्रुप एक्टिव है ना बिजनेस में तो फिर चल जाता है। एजुकेशन के साथ ये ज़्यादातर होता है कि आपने देखना है कि ऑडियंस ने खुद ही, बच्चों ने अपनी चिट चैट के लिए बनाया हुआ है ग्रुप, ठीक है। ग्रुप्स में एक ये भी चीज़ है कि आप अगर रोज़ाना, फ़र्ज़ करें आप आज ही 100 करते हैं तो फेसबुक आपको बैन कर देती है, आपको 7 डेज़ या 15 डेज़ के लिए फेसबुक बैन करती है। उसमें यह है कि आप कोशिश करें डेली 10 ग्रुप्स ऐड कर लें, ताकि आपका अकाउंट बैन नहीं होगा, रुकेगा नहीं, आपका अकाउंट चलता रहेगा। स्लो एंड स्टडी आपको काम करना होगा, केयरफुली। आप रोज़ाना जैसे 10 ग्रुप्स को रिक्वेस्ट भेजते हैं या 15 ग्रुप्स को भेजते हैं, उसमें से 10 एक्सेप्ट हो जाती हैं। या अगर आपने 10 भेजा, उसमें से 7 आपकी एक्सेप्ट हुई, बाकी ग्रुप्स ने आपको नहीं लिया, तो आप 3 और भेज दें। मतलब डेली आप 10 अगर ग्रुप्स ज्वाइन करेंगे तो फिर आपका अकाउंट चलता रहेगा, फेसबुक उसको बैन नहीं करेगा। तो ये तरीका था ग्रुप ज्वाइन करने का। हाउ टू मेक योर प्रोफाइल ऑन फेसबुक। तो फेसबुक पे जब आपका क्योंकि डोंट फॉरगेट हम डिस्कस कर रहे हैं आपको एक फ्रीलांस जो प्रोडक्ट सेलर आप बनना चाह रहे हैं। तो जब आप फ्रीलांस प्रोडक्ट सेलर बनना चाह रहे हैं तो फिर आपकी प्रोफाइल कैसा होना चाहिए, आपके प्रोफाइल को, उसमें कुछ चीज़ें आपने जहन में रखनी है, जिसमें नंबर 1 चीज़ ये है कि आपका जो प्रोफाइल नेम एंड फ़ोटो है, ठीक है, वो एरिया बाउंड नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर तो आप पर्टिकुलर टाइप की और मतलब सेल कर रहे हैं और फिर आपको पता है कि जी मेरी इसी तरह की ऑडियंस है, इसी तरह के लोग हैं, इसी तरह का सब कुछ है, तो फिर आप तो कर लेंगे ना, जो है फिर आपको कोई इशू नहीं है, आप कोई भी अपना नाम रख सकते हैं, लेकिन नाम और पिक्चर रख सकते हैं। लेकिन जब आपको ये है कि मैंने ज़्यादा लोगों तक अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है, ज़्यादा तरक्की करनी है, आप इसको एक करियर बनाना चाह रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे कि आप एरिया बाउंड नहीं अपना नाम रखेंगे। कुछ नाम होते हैं जो एक एरिया में ज़्यादातर चल रहे होते हैं, तो आपने ऐसा नाम रखना है कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सैलिटी हो। ये आप सर्च भी कर सकते हैं गूगल पे, जो यूनिवर्सल नाम चल रहे हैं सारे एरियाज़ में, सारे रिलीजन्स में, सारी जगहों पे, तो वैसा नाम आप रख सकते हैं। फिर ये है कि एज बाउंड नहीं होना चाहिए। ये ना पता चले कि आपका जो नाम है वो किसी बहुत ही इमेच्योर बंदे वाला, या किसी इमेच्योर में एज के हिसाब से, मसलन आप अंडर 18 का किसी का नाम हो जाए, आप या कोई 10 साल के बच्चे का ये अकाउंट लग रहा है, या ये अकाउंट जो है वो कुछ 70 साल के आदमी का लग रहा है, तो आपने एज बाउंड नाम नहीं रखना। आपने देखना है कि आपका नाम ऐसा हो कि जो कम अज़ कम जो है वो आपकी ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सके, उस वो ऑडियंस जो है वो एक्सेप्ट कर सकें, ठीक है। फिर ये है कि नाम कास्ट बाउंड नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे हैं आप कि नहीं? कास्ट नहीं उसमें नज़र आनी चाहिए कि आपकी ये कास्ट है। अगर आप कास्ट बाउंड नाम करेंगे ना, तो फिर आपकी ऑडियंस जो है वो फ़िल्टर हो जाएगी, क्योंकि जो प्रेजुडिस है वो दुनिया में बहुत ज़्यादा है। तो आपने सब लोगों तक आपका पब्लिक प्रोफाइल है, तो अगर आप कास्ट डिफ़ाइन कर रहे हैं या आपका जो नाम है वो कास्ट बाउंड है कि जी ये कास्ट है, तो फिर तो वो उस कास्ट वाले लोग तो आपको कर लेंगे, या दूसरे अगर टॉलरेट कर रहे हैं तो वो कर लेंगे, लेकिन जो है वो बाकी लोग तो नहीं आएंगे। तो आपने कास्ट से भी बाहर अपना नाम होना चाहिए, कास्ट बाउंड नहीं, आपके नाम में कास्ट नहीं होनी चाहिए, कोई भी जनरल नाम होना चाहिए। नंबर 4 ये है कि आपका जो नाम है वो शॉर्ट होना चाहिए। 4 से 5 स्पेलिंग्स जो हैं वो काफ़ी होते हैं, ठीक है। नेहा, NEHA, ठीक है। उसके बाद सिंपल, इजी टू स्पेल, इजी टू स्पीक, इजी टू रीड, इजी टू राइट, ठीक है। ऐसे फर्स्ट ग्लैंस में नाम पढ़ा जाए, फर्स्ट ग्लैंस में स्पेलिंग्स पढ़े जाएं, फर्स्ट ग्लैंस में याद हो जाए। ये नाम बड़ी जल्दी याद होते हैं, लोग बड़ी क्विकली आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं अगर आपका नाम ऐसा है।
कोई नाम ही आपका ऐसा होगा कि जिसके स्पेलिंग्स गलत हो रहे हैं और आपके जो है वो प्रोनंसिएशन नहीं लोगों से की जा रही उसकी, तो फिर वो आपके लिए बैरियर पैदा होता है। नंबर 5 ये है कि आपके जो प्रोफाइल फ़ोटो है, जो इमेज है, वो देखें, एक फ़ोटो जो है वो 3,500 वर्ड्स को बताती है। तो आप कोशिश ये करें कि आपकी फ़ोटो ऐसी हो कि जो ऑडियंस को अट्रैक्ट करे, जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, ठीक है। एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, सारे कल्चर्स में एक्सेप्टेबल हो। ये नहीं है कि आप एक फ़ोटो लगाएं जो सिर्फ एक कास्ट के लोग उसको एक्सेप्ट करते हों, एक मज़हब के लोग एक्सेप्ट करते हों, एक एरिया के लोग उस फ़ोटो को एक्सेप्ट करते हों, एक एज ग्रुप के लोग उसको एक्सेप्ट करते हों। नहीं, आपकी जो प्रोफाइल फ़ोटो है वो ऐसी होनी चाहिए कि उसको सारी दुनिया में एक्सेप्टेबल हो। आप किसी भी एरिया से कोई पर्सन आपसे कांटेक्ट करे तो ही शुड नॉट रेयर एनी काइंड ऑफ प्रेजुडिस, उसके जहन में कोई तासुब ना आए कि यार ये ऐसा है, तो वो फिर आपका काम नहीं चल सकेगा, ठीक है। जाहिर है जब ऑडियंस, देखिए, दुकान का दरवाज़ा खुला होगा और दुकान साफ़ सुथरी होगी तब लोग अंदर आते हैं, वरना दुकान बंद है, लोग कहेंगे यार इनका तो मुझे लग रहा है कि दुकान बंद है, या अगर दरवाज़ा खुला भी है और बाहर बहुत सारा गंद है, लोगों को पता चलता है इधर तो कोई आता ही नहीं है, क्या फ़ायदा जो है इसमें जाने के, इनके इन्ना कोल केड़ा शय होनी है। मतलब दिस इज़ हाउ पीपल थिंक, और लोग चले जाते हैं कस्टमर्स। इसी तरह से आप बहुत सारे मैसेजेस दे रहे हो अपनी सिर्फ प्रोफाइल से, तो आपका जो फ़ोटो है वो भी क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ठीक है, और अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो ये 5 चीज़ें आपने अपने प्रोफाइल के बारे में रखनी हैं। एरिया बाउंड नहीं होना चाहिए, एज बाउंड नहीं होना चाहिए, कास्ट बाउंड नहीं होना चाहिए, शॉर्ट और इजी होना चाहिए आपका नाम, स्पेलिंग्स कम होने चाहिए, और नंबर 5 ये है कि इमेज एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ठीक है जी, हर रिलीजन, हर कास्ट और पूरी दुनिया के लिए।